नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर बिहार से है, जहां सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। वीडियो भी सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुरैना में रेत माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार के मंत्री उन पर कार्रवाई की बात करने के बजाय पेट माफिया बताकर बेतुका सा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ की। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आठवां स्कूलों के हाल बदतर होते जा रहे हैं। एक एक कर तीनों खबरों का रुख कर लेंगे और सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां पर अपमान पर घमासान। जी हाँ, खबर बिहार से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनका व्यवहार सवालों के घेरे में है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बीच ही पास खड़े अधिकारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार बेहद गर्म हो गया। लोगों ने उनकी इस लापरवाही पर सवाल उठाए, खासकर तब जब देश के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक राष्ट्रगान चल रहा था। इस पर विपक्षी दल के नेता आरजेडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार कल एक पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे और ये वीडियो उसी दौरान का है, जिसे लेकर आरजेडी अब सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं एक मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। तो सुना आपने। अब जिसे पूरे राज्य की कमान संभालनी है, उस पर ही तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मानसिक स्थिति खराब है, अस्वस्थ लग रहे हैं। इसके अलावा इस्तीफा देने तक की मांग जो है वो विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं प्रियंका भारती, आरजेडी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका NH24/7 में। ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद अब लगातार पूरे देश भर में इसको लेकर हलचल हो गई है। हालांकि ये वीडियो वाकई में थोड़ा सा विचलित करता है देखने पर, जहां एक थिएटर में भी राष्ट्रगान गाने पर और यदि आप खड़े नहीं होते हैं तो नियम इतने सख्त है कि कार्रवाई की जाती है। अब तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए इनका जो मानसिक संतुलन है नीतीश जी का, इस पे लगातार इन्हीं के जो गठबंधन दल के नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, जो अधिकतर कहे थे कि इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, सम्राट चौधरी जी हो, लगातार सवाल उठा रहे थे और पिछले साल से घटनाएं और क्लियर होती गई। 19 जून 2024 को इनका एक वीडियो आया था जिसमें ये मोदी जी का हाथ छू रहे थे, नाखून छू रहे थे।
फिर 13 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में मोदी जी के साथ पहुंचे थे। वहां फिर ये मोदी जी का पैर छूने के लिए झुक गए थे। फिर 18 जनवरी 2025 को सभी के सामने सदन में भी बोल रहे हैं कि 2005 के पहले महिला कपड़ा पहनती थी क्या। फिर 7 मार्च 2025 को पटना में होली मिलन समारोह के दौरान में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जो उम्र में काफी से छोटे हैं, उनके पैर छूने के लिए भी झुक गए थे। अब तो पूरी हद कर दी कि सीधे राष्ट्रगान का अपमानित किए। आप देखिए कि जिस समय में राष्ट्रगान चल रहा था, हाथ छू रहे हैं, उधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ये सारी चीजें लोगों को सोचने पर बाध्य करती हैं कि क्या सूबे के मुखिया, जिनके हाथ में 14 करोड़ लोग जिनके अंडर में है, जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके भीतर तो चिंता होगी। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 173 कहता है कि एक विधायक बनने तक के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी होता है। पर यहाँ तो मुख्यमंत्री ही गड़बड़ नजर आ रहे हैं। तो अब कहना क्या रह गया है? हमें तो ये कहना है कि राष्ट्र प्रेम का जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कहाँ गए? अगर यही किसी और दूसरे अन्य राज्य जहां एनडीए की सरकार नहीं होती, कहीं एक विधायक तक ने ऐसी हरकत की होती, तो मोदी जी के ट्विटर हैंडल से 100 ट्वीट आ चुके होते। इसको कंडेम कर रही होती, पूरी भाजपा इसको कंडेम कर रही होती। पर आज सब चुप हैं और इस चुप्पी पे तो सवाल उठना लाजमी है ना, क्योंकि आप खुद बताइए कि ये क्राइम है। क्योंकि अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की भी अगर मैं बात कर लूं, तो मजाक उड़ाना राष्ट्रीय गान का या फिर उसको मॉक करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की कैद है या सजा है। मतलब आप ना सजा की बात करें ना, आप इसको कंडेम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग तो चिंतित व्यतीत होंगे ना, क्योंकि रोटी रोजगार है नहीं, और जिन पे इस चीज का दारोमदार है वो मानसिक तौर पर ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम सवाल न करें तो हम क्या करें? तो सवाल तो किया जा रहा है, वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि इस तरीके का जब वीडियो सामने आता है तो प्रदेश की जनता का क्या होगा। लेकिन बात अब ये भी प्रियंका जी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, यदि कोई और करता तो प्रदेश के मुखिया कोई स्टेप लेते। अब लेकिन ये हरकत प्रदेश के मुखिया ने ही की है, तो अब कार्रवाई की बात कैसे होगी, कहाँ से होगी, क्या कुछ होगा? देखिए, ये देश फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। अगर प्रदेश के मुखिया ही हमारे साथ, मतलब अगर प्रदेश के मुखिया ही ठीक नहीं है, तो हम किन की ओर देखेंगे? अगर प्रधानमंत्री जी की ओर देखेंगे ना, क्योंकि उन पे, मुख्यमंत्री पे तो कार्रवाई कोई विधायक करेंगे नहीं, कार्रवाई ऊपर से आएगी। तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ है? उनको इसके ऊपर कम से कम बोलना तो चाहिए, जाके मिलना तो चाहिए। अरे कुछ नहीं तो आप इलाज ही करवा दीजिए। हम लोग तो थक चुके हैं, हम लोग ये स्थिति देखते हुए थक चुके हैं। आप सोचिए कि देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, कल ही की घटना मैं आपको बता रही हूँ, उनके 2 भांजे के बीच में गोलीबारी हुई, इसकी हत्या हो गई। फिर आज एक केंद्रीय मंत्री के मामा को गोलीबारी की गई है बिहार में। जी, ये तो प्रियंका जी, अब जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन विपक्ष का अगला कदम क्या है? क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें पहले भी सदन में भी देखी गई हैं कई बार। पहले भी तेजस्वी यादव के शेविंग वाला कुछ एक उन्होंने इशारा किया था, वो भी सोशल मीडिया पर पहले काफी वायरल हुआ था, और पहले भी उन्हें कई तरीके के इशारे सदन में कर चुके हैं। महिलाओं को लेकर लगातार आपत्तिजनक बयान सामने आते रहते हैं। तो अब विपक्ष क्या कुछ रणनीति बना रहा है, किस तरीके से अब आगे की तैयारी रहेगी? देखिए, हमारा तो पूरा ये क्लियर सेट है एजेंडा कि हम जो बिहार में नाकामी का पूरा एक दौर चल रहा है इनका, और पूरी तरह से इन्होंने बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया। हमारा टारगेट न नीतीश कुमार है न कोई और है, हमारा टारगेट हम बिहार में बदलाव कैसे लाए। और जब तक एक मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से इनकेपेबल है, फेलियर है, अगर जब तक उनको नहीं हटाया गया, सत्ता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक बिहार में बदलाव संभव नहीं है। हम पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमने 17 महीने में वो करके दिखाया है कि हम बदलाव लाने में सक्षम हैं। तो हम सत्ता का भी परिवर्तन करेंगे और बिहार का भी परिवर्तन करेंगे, यही हमारा मुख्य एजेंडा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी अपनी बात रखने के लिए। तो ये वीडियो सामने आया जिसके बाद अब सियासी घमासान जो है वो पूरी तरीके से पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि विपक्ष के अलावा और कहां-कहां से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर रेत माफिया जो है वो हावी हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, एक खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल में एक बार फिर से रेत माफिया का बेखौफ और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मामला मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र का है, जहां बड़े गांव में रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया
और जब्त किए गए ट्रैक्टर को छुड़वाकर ले गए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का भी एक बेतुका सा बयान सामने आ गया है। वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में मंत्री कंसाना ने कहा है कि वहां रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट भरने के लिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वहां कोई रेत माफिया नहीं है। मंत्री के इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन माफियाओं को पेट माफिया बताकर उनका संरक्षण कर रही है। तो पूरा मामला ये सामने आया, जहां बेखौफ है रेत माफिया और डर जरा सा भी नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें, अब मंत्री जी का भी एक बेतुका बयान सामने आ गया, जहां वो रेत माफियाओं को पेट माफिया बता रहे हैं, यानी कि हमदर्दी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। तो मुरैना जिले के अंबा में रेत माफिया की ओर से वन विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। तो ये वीडियो सामने आया है। माफिया के लोगों ने पहले ट्रैक्टर के सामने अपनी बाइक को जमीन पर गिराकर ट्रैक्टर को रुकवाया। उसके बाद वन कर्मियों के साथ हमला कर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए और पूरा घटनाक्रम मंगलवार यानी कि 18 मार्च का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। जिस तरीके से आपको बता दें, बेखौफ तो है ही रेत माफिया, लगातार इन्हें डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, खुलेआम उत्खनन करते हैं। अब यदि कोई कार्रवाई होती है और ट्रैक्टर यदि वन विभाग के अधिकारी ले जाते हैं तो उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। क्या कुछ इसको लेकर बयान सामने आपको सुना देते हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करे। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। तो कंसाना जी का ये बयान सामने आया है। रेत माफिया नहीं, पेट माफिया बोल रहे हैं, यानी कि हमदर्दी जता रहे हैं और गरीब बता रहे हैं इन माफियाओं को। हमारे साथ अमन सक्सेना ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अमन, पहले तो ये वीडियो सामने आया, वही हैरत में डाल रहा था कि किसी का भी डर नहीं है इन माफियाओं को। अब इसके ऊपर से मंत्री जी का बयान भी आ गया है और वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं मैंने जैसे सुबह भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़े रूप में लंबे समय से चला आ रहा है। आज की बात नहीं, पिछले कुछ दशकों से लगातार इस प्रकार के जो कारनामे हैं किए जा रहे हैं रेत माफिया के द्वारा, और जो राजनीतिक लोग हैं उनको वो माफिया मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना ये होता है कि इनके परिवार की रोजी रोटी इसी रेत से चलती है और इसी रेत के कारण तमाम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी रेत के कारण एक IAS एक IPS अधिकारी जो ट्रेनी अधिकारी थे वो अपनी जान गंवाए थे। तमाम सारे वन विभाग के रेंजर और तमाम सारे अधिकारी आज तक घायल हो चुके हैं और तमाम लोगों ने इस रेत की चपेट में आकर, ट्रैक्टरों की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, पर उतनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक जो संरक्षण है वो इनको प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, महज खाना पूर्ति बनकर वह कार्रवाई रह जाती है। जी, तो इसीलिए तो बात सामने आती है कि संरक्षण मिल रहा है। अब तो इतने बड़े बड़े पद के लोग यानी कि मंत्री ही साफ साफ कह रहे हैं पेट माफिया है, तो विपक्ष तो हमलावर होगा, उसे तो मुद्दा मिलना ही है। संरक्षण की बात जब सामने आती है कि इतने बेखौफ क्यों है रेत माफिया, तो इस तरीके के बयान और कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में जो बयान कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का आया है उसको लेकर अब मुरैना में भी चर्चाएं शुरू हो गई। मुरैना में जो राजनीतिक जो गलियारे हैं वो तेज हो गया और उन सभी जगह से एक आवाज निकल कर आ रही। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं कि ये रेत माफिया नहीं है, ये लोग कारोबारी हैं, और कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं की वजह से ये संरक्षण हो रहा है, ये बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो संरक्षण देते हैं, इसीलिए उनके हौसले लगातार बुलंद होते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपने सुबह का जो वीडियो देखा होगा उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वीडियो जब वायरल हुआ सुबह तो उसमें देखा जा रहा है कि एक जो वन विभाग के जो वन कर्मी उनको धमकी दे रहा है। वो कह रहा है रेत माफिया का एक उसमें से एक व्यक्ति कि गोली मार दूंगा अगर मुझे कुछ किया तो उठाकर ले जाऊंगा घर से। तो कहीं ना कहीं हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को भी ये चैलेंज करने से चूक नहीं रहे।
बने रहिएगा हमारे साथ अमन। और हमारे साथ फिलहाल संतोष परिहार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने ये वीडियो देखा जो सुबह मुरैना से सामने आया है, जहां पर रेत माफिया इतने बेखौफ है कि वन विभाग की जो टीम पहुंचती है उन पर ही हमला कर देते हैं? ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद कृषि मंत्री का एक बयान सामने आता है जो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन सा रेत माफिया, कहाँ का रेत माफिया, वो तो पेट माफिया है। कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार इस समय निरंकुश हो गई है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, ब्यूरोक्रेट, ये सब क्या रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं। और जब ये जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी बेखौफ हैं, रेत माफिया बेखौफ हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का डर ही नहीं ना। आप इससे अंदर लगा लिए कि अभी जो है मऊगंज में पुलिस वाले की हत्या हो गई, यहाँ पे पुलिस को दौड़ा दिया गया इंदौर में। तो मध्य प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए, जब से मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो सरकार बिल्कुल अपने उसमें मदमस्त है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला होता है, मृत्यु हो जाती है। कई जगह इंदौर में जो है पुलिस वालों को दौड़ा के मारते हैं। पूरे मध्य प्रदेश से घटना यही तो आ रही है, देख तो रहो आप जो है। जी संतोष जी, ये तो साफ है कि तस्वीरें भी अक्सर ये खबरों में सामने आती ही रहती है कि पुलिस का खौफ तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी अपराधियों में अब नजर नहीं आता है। लेकिन अब ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर हम चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुरैना में कोई भी रेत माफिया नहीं है, सभी पेट माफिया है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐंदल सिंह कंसाना जी तो हिस्सेदार है ना उसमें। भाई, भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग जो है रेत माफिया से मिलके जो है वो करते हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग पुलिस पे हमला कर रहे हैं। बोलना क्या है उसके अंदर? भारतीय जनता पार्टी की के तरह पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां भी जाएंगे, चाहे रेत का कारोबार हो रहा है या घर घर शराब बेची जा रही है, तो इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के तो लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। जब प्रशासन का कोई डर ही नहीं रहेगा तो ऐसे हमले रोज होते रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी बस जो है रोज रोज नए नए घोषणाएं करके हर 7 दिन में कर्ज लेके जो है, और कर्ज लेके घी पियेंगे, खुद की ब्रांडिंग करेंगे। हो क्या रहा है पूरे प्रदेश में? अभी इन्वेस्टर मीट के मामले में देखिए, भोपाल के अंदर 350-400 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, रिजल्ट क्या निकला उसका? तो ये जो है सरकार बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में, अब तो हम जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से ही पीछे होते जा रहे हैं। जी संतोष जी, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके की ये हरकत हुई है और ये बयान सामने आया है, क्या कुछ लगता है अब जो रेत माफिया हैं उन्हें वाकई में और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि ये छोटे मोटे स्तर के रेत माफिया ही है, बहुत बड़ा ये गिरोह समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने ये हरकत की है। तो अब ये छोटे स्तर पर और ज्यादा इस तरीके का अवैध उत्खनन बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी मुरैना जिले में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रही है। कई बार जो है वन विभाग की टीम पे, पुलिस की टीम पे हमला किया गया है रेत माफिया द्वारा, क्योंकि उनको वहाँ के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अब आप ये बताइए कि ऐंदल सिंह कंसाना जी ने जो बयान दिया, कितना बयान, मतलब जो उससे क्या मैसेज जाएगा, मतलब क्या बताना चाह रहा हो? रास्ते चलते लोगों को लूटोगे? हाँ, तो कुल मिलाकर बेतुका बयान उन्होंने दिया है और इससे कहीं ना कहीं इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेत माफियाओं का अब खौफ जो है वो खत्म होता जा रहा है। पुलिस का खौफ नहीं है, वन विभाग का डर नहीं है और धरने से रेत का अवैध उत्खनन मुरैना में जारी है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ आते हैं और बात करते हैं आत्मानंद स्कूल की, जिसका हाल वाकई में अब बेकार है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद आत्मानंद स्कूलों के हाल बदतर हो गए हैं। पिछले 1 साल से राज्य शासन द्वारा ना तो फंड जारी किया गया है और ना ही संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। हरिभूमि INS 24/7 ने राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों की जमीनी हकीकत भी जानी, जिसमें चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजनांदगांव की 11 आत्मानंद स्कूलों में दर्जन भर से ज्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है, तो वहीं रायपुर में रखरखाव के अभाव में छत से प्लास्टर गिर रहे हैं। बैकुंठपुर की बात करें तो मुख्यालय के आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल और महलपारा के छत की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल बच्चों को इस भवन में नहीं बैठाया जा रहा है। वहीं रायगढ़ जिले के
मटकोड़ा तराई में संचालित होने वाले स्कूल में भी पढ़ाई के दौरान अक्सर क्लासरूम में छत का प्लास्टर जो है वो गिरता जा रहा है। भवन जो है वो जर्जर हो चुके हैं। बारिश में स्कूलों के छत से पानी टपकता है। यहाँ पढ़ने वाले 908 विद्यार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि कांग्रेस शासन में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर विशेष जोर दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद स्कूल पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल को फंड की ही कमी मिल रही है। तो फंड की लगातार कमी हो रही है, जिसकी वजह से बता दें कि आत्मानंद स्कूलों का हाल जो है वो बेहाल है। और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद आत्मानंद स्कूलों को प्रॉपर फंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें फंड नहीं मिलने की वजह से हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी थी और इन स्कूलों को सेंटर बनाया गया था। तो हालांकि उड़नदस्ता की टीम यहां पर ये देखने पहुंची थी कि स्कूल में जो परीक्षाएं हो रही हैं वहां नकल तो नहीं हो रही, लेकिन जब वहां पहुंचे तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला और शिकायतें कुछ अलग तरीके की सामने आई। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, आत्मानंद स्कूलों की बात करें तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े जोर शोर से इस प्रोजेक्ट को लाया गया था और यहाँ पर अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए थे। बहुत ही अच्छी स्थिति इन स्कूलों की थी, लेकिन अब तस्वीरें साफ आ रही है कि फंड नहीं मिल रहा है। प्रॉपर फंड नहीं मिलने की वजह से अब हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। में स्कूल के गरीबों की आत्मा हो गई थी। यानी जो बच्चे कभी सोच रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे दूरांचल आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाए या शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर आत्मानंद स्कूल में कंपटीशन हो गया था। यहाँ तक कि लाइन लगे थे, वेटिंग आते थे और विधायक और सांसद और तमाम अधिकारियों के चैम्बरों में पढ़ा जाता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन आत्मानंद स्कूल में हो जाए। यानी जो प्राइवेट स्कूल थे, जो मोनोपोलिंग चला रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं कमर टूटने लगी थी। लेकिन सरकार बदलते ही सरकार इसमें बेहतर कर रही होगी या करना चाहती होगी, वो अलग का विषय है, लेकिन आत्मानंद स्कूल की आत्मा अब कहीं ना कहीं तड़प रही है। ये देखिए, ये हाउसिंग बोर्ड स्कूल है। यहाँ पर ये हिंदी मीडियम, आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम भी था और हिंदी मीडियम भी था। तो हिंदी मीडियम स्कूल का जब पूरा प्रोजेक्ट इसका पास हो गया, सब कुछ हो गया था, इसका लैब तो जो है हाल है, इसका नाम तक नहीं बदला गया। बच्चे परिसर पीछे दिखा उधर, बच्चे थोड़ा बहुत खेल के यहाँ पर अपने को ये संतुष्ट कर पा रहे हैं कि हम आत्मानंद स्कूल में आ गए। अब हमारे कैमरे को टीचर लोग देखे तो बच्चों को अंदर कर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आत्मानंद स्कूलों का सरकार बदलते ही कहीं ना कहीं हाल खस्ता हो गया है। जो वेटिंग हुआ करती थी वो वेटिंग तो इस बार नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में डालें या नहीं डालें। नए शिक्षकों की भर्ती भी इस वर्ष नहीं हुई है, जिले में हाल हुआ है। आला शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी बोल रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतरी अभी तक ग्राउंड पे नहीं आ पाई है। तो बेहतरी ग्राउंड पर नहीं आ पाई है और कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया है जो इस स्कूल में एडमिशन लिया था। हालांकि साल 2 साल अच्छी पढ़ाई भी की, अब लेकिन हालत बदतर है। राजनांदगांव का रुख करते हैं, अक्षय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, तस्वीरें सामने आ रही हैं आत्मानंद स्कूल की। ये भी बात सामने आई है कि जहां पहले सालाना 5 लाख का बजट दिया जाता था, अब उसको गिराकर केवल 80,000 कर दिया गया है। तो किस तरीके से 80,000 में दुरुस्त रहेंगे पूरे स्कूल? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है, जैसे ही पिछली सरकार जाती है, अगली सरकार आने के बाद जो पिछली सरकार की जो महत्वाकांक्षाएं योजनाएं रहती है, उसे लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी ही ये जो आत्मानंद योजना जो थी, जिसमें गरीब बच्चे हैं, जो मजबूर तबके जो आते हैं, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई के लिए कम शुल्कों पे निःशुल्क यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आत्मानंद स्कूल था, जिसका नाम अभी बदल चुका है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर तक उखड़ चुका है। यहाँ पर इसकी मरम्मत भी नहीं कराई गई है। वही हम आपको ये इस मैदान की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि 32 लाख रुपए की लागत यहाँ पर बनाया गया, लेकिन जो प्रशासन है उसकी उदासीनता के कारण ना तो इसकी मरम्मत की गई, ना तो इसका रख रखाव किया गया, जिसका खामियाजा यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बच्चे हैं यहाँ पर इस मैदान में खेलने के लिए मजबूर है। वही हम बात करें तो पिछले 1 साल से कोई फंड नहीं आया है। वही जो फंड की जो राशि है उसे 5 लाख से घटाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर सवाल उठता है।
कि कैसे उन बच्चों का जो भविष्य है तो उज्जवल हो पाए। बच्चों का भविष्य खतरे में है, जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आई है कि एनुअल फंक्शन के लिए जो फंड दिया जाता था वो भी इस साल नहीं दिया गया है, लेकिन कई स्कूलों में टीचर्स ने कलेक्शन करके एनुअल फंक्शन कराया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ तीन खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।